गुड मॉर्निंग दोस्तों। चैप्टर 3 ओसीएम हम लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा एक बार उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं और फिर बचा हुआ पार्ट को भी कवर कर लेते हैं। ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था इसमें अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम देखी थी। फार्मिंग इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज देखी थी इंट्रोडक्शन के अंदर, जिसको हाईलाइट भी करवा लिया था। फिर हम लोगों ने कुछ टर्म्स पढ़ी थी कि एमएसएमई किसको बुलाएंगे, और उसका जो वैल्यूएशन टर्म्स में इन्वेस्टमेंट अगर पर्टिकुलर क्राइटेरिया में होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम, उसकी क्या क्या कैटेगरीज है। और क्योंकि ये पेपर में तो आने वाला है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है। एन इंडस्ट्रियल यूनिट कैन बी कैटेगराइज एज स्मॉल बिजनेस इफ इट फुलफिल्स द कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिमिट फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू एमएसएमई एक्ट 2006। जिसमें क्या बोला गया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर होगा तो माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री और मीडियम इंडस्ट्री किस किस को बोलेंगे। अगर कोई बिजनेस में है मैन्युफैक्चरिंग के, तो क्या क्या होगा देखो। माइक्रो के लिए जिसकी इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, डज नॉट एक्सीड 25 लाख, 25 लाख से ज्यादा नहीं है, 25 लाख तक की है, सो ही इज अ माइक्रो बिजनेसमैन। ठीक है। फिर स्मॉल, 25 लाख से ज्यादा तो है लेकिन 5 करोड़ से कम है, तो वो है स्मॉल स्केल। और फिर मीडियम स्केल किसको बोलेंगे हम लोग, जो 5 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है बट 10 करोड़ से कम है। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 25 लाख, 25 लाख से 5 करोड़, 5 करोड़ से 10 करोड़, ये क्राइटेरिया है। फिर सेम टू सेम सर्विस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में क्या है, 10 लाख, जिसका इन्वेस्टमेंट सर्विस सेक्टर के बिजनेस में 10 लाख से ज्यादा नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो। और फिर 10 लाख से 2 करोड़ है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल, और 2 करोड़ से 5 करोड़ उसको हम लोग बोलेंगे मीडियम। और इस लिमिट के ऊपर जो जा रहा है, जो 10 करोड़ के ऊपर जा रहा है इन मैन्युफैक्चरिंग केस, एंड इन केस ऑफ सर्विस सेक्टर जो 5 करोड़ के ऊपर जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लार्ज। ठीक है। सो वो इस एक्ट के अंदर कवर नहीं हो रहे हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। मीडियम के ऊपर जो है वो सारे लार्ज है। ठीक है भाई। फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशंस देखे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के, ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल कैसी होती थी और अब मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हैं। ट्रेडिशनली हम लोग हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कॉयर, सेरिकल्चर, जो हम लोगों ने गूगल पे सर्च भी किया था हर एक चीज को। और फिर मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में स्पेयर पार्ट्स देखा था हमने कि आजकल स्पेयर पार्ट के बिजनेस में इंडिया काफी ग्रो कर रहा है। पहले जो चीजें हम लोगों को इंपोर्ट करनी पड़ती थी, आज इंडिया खुद ही उसको बना रहा है और वो स्मॉल लेवल पे चल रहा है। करेक्ट। सो जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, जिसमें 25 से 50 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, 20 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, वो लोग क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रहे हैं और उसमें भी धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं। ठीक है। अब हम लोगों को चाइना के ऊपर या किसी और देशों के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। मतलब जरूरत तो देखो कभी पूरी खत्म नहीं होगी, बट धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है। सो बाइसिकल पार्ट्स, स्विंग मशीन्स, ब्लेड्स, रेजोर्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, स्पेयर पार्ट्स। आजकल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का चेहरा अगर नया इंडिया का देखोगे तो ये सब आपको बिजनेस उसमें देखने मिलेंगे, अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल। फिर हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ द एसएसआईज। इसमें क्या था, जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की तो कोई कमी है नहीं इस देश के अंदर। सो जॉब अपॉर्चुनिटी तो हमेशा रहेगी। और साथ के साथ क्या है, लेबर के प्रॉब्लम्स भी देखे थे हम लोगों ने, कि लेबर क्वांटिटी में होने के बावजूद भी लेबर नहीं मिलते हैं, क्योंकि स्किल्ड और अनस्किल्ड इन दो लेबर्स के अंदर काफी डिफरेंस होता है। स्किल्ड लेबर आज काम करता है, उसको अगर कहीं और पेमेंट ज्यादा मिल रहा है तो वो भाग जाएगा। लेकिन अनस्किल्ड लेबर में भी आजकल ये प्रॉब्लम आता है कि यार अनस्किल्ड लेबर भी थोड़े दिन के लिए काम करता है फिर कहीं भाग जाता है। सो ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम आगे पड़ेंगे। पहले इंपॉर्टेंस देखो, जॉब अपॉर्चुनिटी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो हर सिटी के हर पार्ट में बन रही है। सो जो पॉपुलेशन है वो तो पूरे इंडिया में डिवाइडेड है ना। ऐसा तो नहीं है कि पूरे इंडिया में सिर्फ एक जगह पे कोई पॉपुलेशन है और बचे हुए सारे स्टेट में कुछ पॉपुलेशन है ही नहीं। पॉपुलेशन तो डिवाइडेड है, एक्सेप्ट सम सिटीज लाइक मुंबई दिल्ली छोड़ दोगे तो बाकी जगहों पे तो पॉपुलेशन है ही ना। तो वहां के लोगों को जॉब कैसे मिलेगी। सो ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो उस एरियाज में जॉब अपॉर्चुनिटीज, नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज बना रहा है। ठीक है। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इसका इसका देन रीजनल बैलेंस इन इंडिया, ऑल रीजन्स आर नॉट डेवलप्ड। अब वेस्ट बंगाल हो, झारखंड हो, क्या ये रीजन्स इतने डेवलप है जैसे महाराष्ट्र है या कर्नाटक है या गुजरात है, नहीं है ना। ड्यू टू लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, एसएसआई कैन बी सेटअप विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल। सो वहां पे अगर किसी को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करना है तो क्या उसको 50, 100 करोड़, 200 करोड़ की जरूरत है, नहीं। वो छोटे अमाउंट से भी हो सकता है, 10 लाख, 20 लाख, इस अमाउंट से भी बिजनेस शुरू किया जा सकता है। तो इसलिए रीजनल बैलेंस एक आ जाता है ताकि वहां के लोगों को वहीं पे जॉब मिल जाए, उनको मुंबई, पुणे, दिल्ली आना ना पड़े। ठीक है। इंक्रीज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, जिसमें क्या होता है कि इंडिया में कैसे है, अगर आप रीजनेबल प्राइस पे क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे तो आपका माल खूब बिकेगा।
अब वो पुराना इंडिया नहीं रहा कि जहाँ पे हर चीज फ्री में चाहिए, नहीं ना। अब रिजनेबल रेट पे अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहे हो और उसमें एक सुटेबल मार्जिन रख रहे हो तो आपका बिजनेस अच्छा चल सकता है। सो इसमें क्या होता है, आप लोकल रिसोर्सेस यूज कर रहे हो, लोकल इनपुट्स आ रहे हैं आपको, तो इसमें कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग बाय कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, कि कम से कम खर्चा लग रहा है आपको प्रोडक्ट्स को बनाने में और रिजनेबल प्राइस में आप उसको बेच भी पा रहे हो। ठीक है। देन मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज देखा था हमने, रिड्यूसेस माइग्रेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट था। क्यों माइग्रेशंस को रिड्यूस करेगा, क्योंकि अभी वेस्ट बंगाल से अगर मान लो महाराष्ट्र में 2 लाख लोग हर साल आते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए इन सर्च ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, लेकिन अगर वेस्ट बंगाल में ही छोटे छोटे यूनिट्स लगना शुरू हो जाएंगे उनके ही सिटीज में, उनके ही छोटे छोटे शहरों में, गाँव में, तो क्या वहां की जनता यहाँ पे आएगी काम करने के लिए? नहीं आएगी ना। सो माइग्रेशन के ऊपर थोड़ा स्टॉप, मतलब थोड़ी स्थगिति लगेगी इसके ऊपर। करेक्ट। देन सपोर्ट टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था नाइकी हो चाहे फिर रिबॉक हो या जितने भी आउटसोर्स करने वाली कंपनीज है, उनका ब्रांड चलता है अपना, लेकिन आउटसोर्स किसको कर रहे हो सारा अपना बिजनेस? एक्सटर्नल थर्ड पार्टी को, वो लोग बना रहे हैं। और फिर आखिर में धब्बा किसका लगता है? कंपनी का। क्वालिटी टेस्टिंग होती है, ऐसा नहीं है कि आप अगर मान लो आप रिबॉक का कोई गुड्स परचेस कर रहे हो जिसकी प्राइस 5,000 रुपए है और वही फर्स्ट कॉपी आपको 500 में मिल रही है, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी तो 5,000 रुपए में बिक रहा है ओरिजिनल, उसकी क्वालिटी। ठीक है। सो अब क्या होता है, बहुत सी कंपनीज अपना जो प्रोडक्ट्स होता है ना उसका प्रोसेसिंग आउटसोर्स कर देती है। ठीक है। सो उन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को छोटी जो इंडस्ट्रीज होती है वो हेल्प करती है। ठीक है। तो छोटी इंडस्ट्री को काम भी मिल गया और लार्ज स्केल वाले का काम भी बन गया, उसको कोई प्लांट सेपरेट सेटअप करने की जरूरत नहीं है, सेपरेट कोई उसको लेबर, लैंड लेबर, प्रोडक्शन, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसमें भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है उसको। ठीक, उसको क्वालिटी मेंटेन करना है। ओके। देन डेवलपिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स, तो जैसे जैसे गवर्नमेंट नई नई स्कीम्स निकालती जाएगी एसएसआईज के लिए, तो नए नए एंटरप्रेन्योर्स भी बनते जाएंगे। ठीक है, पूरे देश में भले ही फेमस ना हो, लेकिन अपने गांव में अपने शहर के लेवल पे तो फेमस हो सकते हैं। उतने लेवल पे तो आप बिजनेस कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ना। देन है एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने फिर से जो सारे पॉइंट्स ऊपर हम लोगों ने पढ़े थे ना इंपॉर्टेंस के, वही पॉइंट्स फिर से एडवांटेजेस में डाल दिए। लार्ज एम्प्लॉयमेंट, लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज, इंक्रीजेस इंडस्ट्रियल आउटपुट, कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट करोगे तो बाहर का पैसा, विदेशी पैसा अपने देश में आएगा, सो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है गवर्नमेंट का वो बढ़ेगा। जब आप इंपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। क्यों? क्योंकि आप फॉरेन एक्सचेंज को यूज करने वाले हो। अगर मुझे तेल इंपोर्ट करना है या मुझे अगर चाइना से कोई गुड्स इंपोर्ट करना है तो मुझे चाइना को पेमेंट किस में करना पड़ेगा? यूएस डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। तो फिर मैं कंज्यूम क्या कर रहा हूँ? गवर्नमेंट का फॉरेन एक्सचेंज कंज्यूम कर रहा हूँ। तो क्या ये अच्छी बात है? ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मेरे को विदेशी पैसा मेरे देश में आएगा, तो क्या वो अच्छी बात है? वो अच्छी बात है। ठीक है। सो कॉन्ट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट, सो नियरली 40% ऑफ एक्सपोर्ट आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एसएसआई। सो क्योंकि एसएसआई का क्वांटिटी इतना ज्यादा है ना, अंबानी एक है, टाटा एक है, बिरला एक है। ठीक है। इनके 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख एम्प्लॉयज होंगे, क्योंकि एक एंटिटी में इतने सारे एम्प्लॉयज है, इतना बड़ा बिजनेस है। इसलिए हम लोगों को लगता है कि क्या यही लोग पूरा देश चला रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस ऑल विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग नियरली 1% ऑफ योर टोटल जीडीपी। बचे हुए जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? वो है एसएसआईज का और एग्रीकल्चर बिजनेस का। ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, अगेन वही कि हम लोग जब एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा, सो अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, हम लोगों ने ऊपर देखा था एंटरप्रेन्योरशिप का पॉइंट, वही इधर फिर से डाल दिया। देन कॉस्ट इफिशियंसी, रिड्यूसेस माइग्रेशन, सेम पॉइंट, एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। सो कंफ्यूज मत होना, जब भी इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस पूछेंगे तो आपको आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखना है, और जो वर्डिंग्स है वो वर्डिंग्स को आपको लर्न करना है कि हमें लिखना क्या है पेपर में। ये 10-11 पॉइंट्स दिए, इसका मतलब जरूरी नहीं कि आपको सारे के सारे पॉइंट्स लिखने हैं, 5 to 6 पॉइंट्स आर सफिशिएंट। देन चैलेंजेस बिफोर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, चलो तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, चैलेंजेस बिफोर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब एडवांटेजेस दिखा है, वैसे चैलेंजेस भी तो होंगे। क्या आपने कभी सोचा होगा कि कभी, या कभी कोई कोशिश की थी कि कोई बिजनेस शुरू करे, या कोई दिमाग में आइडिया आया होगा? आजकल बहुत स्टार्टअप स्टार्टअप चल रहा है, 16 साल के 17 साल के बच्चे भी स्टार्टअप खोल रहे हैं, तो आपने भी सोचा होगा कि ये बिजनेस कर सकते हैं, उसमें फायदा होगा, इसमें फायदा होगा। सो क्या बिजनेस शुरू करना इतना आसान है? आसान है, पहले से काफी आसान है। आज से 20 साल पहले जितना होता था मुश्किल, उससे काफी आसान हो गया है। डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स भी कम हो गई है, स्कीम्स भी बहुत सारी आई है। बट कुछ चैलेंजेस आज भी तो होंगे।
जिसकी वजह से बिजनेस फेल हो सकता है या शुरू ही ना हो पाए। सो देखिए पढ़ते हैं। इन इंडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर फेसिंग मेनी डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स। सो देयर इज अ एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर वर्क। द फॉलोइंग आर द चैलेंजेस बिफोर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, पुरानी मेथड्स, नई टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी चाहिए तो पैसा देना पड़ता है। तो 10-20 लाख में शुरू होगी कि आप नई टेक्नोलॉजी आएगी आपके पास में? नहीं आएगी ना। तो जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज use outdated technology and old methods of production. The use of low grade technical know-how and skills is resulting in low productivity in many industries. So पुरानी टेक्नोलॉजी, पुराने ने मेथड्स की वजह से हो सकता है कि कंपनी का उतना प्रोडक्शन ना आए या कंपनी की कॉस्ट इफिशिएंसी उतनी अच्छी ना हो, जिसकी वजह से कंपनी मार्केट में टिक नहीं पा रही है। सो ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन सबसे फर्स्ट एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है इनका। देन है इनएडिक्वेट फाइनेंस। Non-availability of adequate finance is a serious problem faced by small-scale industries. Correct है। Generally, SSI begins with a small capital base. Many of units in small sector raise funds from capital market. These units frequently suffer from lack of adequate working capital. So working capital हम लोगों ने पढ़ा था ना, एक होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल जो आपने आपके बिजनेस में डाल के रखा है, जिसको आप मूव नहीं कर रहे हो। जैसे आपने कोई फॉर एग्जांपल लीज पे बिल्डिंग ले रखी है, या आपने प्लांट में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, या जहां पे भी आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ठीक है। लेकिन जो डे टू डे बिजनेस के लिए आपको चाहिए, आपको परचेसेस करने हैं, आपको डेटर्स का पेमेंट आने वाला है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने हैं, छोटे मोटे चार्जेस है, इन सब के लिए क्या चाहिए? इन सब के लिए चाहिए वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल ऑलवेज शॉर्ट टर्म, तो एक दिन का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है। लेकिन हमारे जो फिक्स कैपिटल है वो क्या है, जनरली बिजनेस में नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा है, एक साल से ज्यादा है वाला है। सो इन एडिक्वेट फाइनेंस, पैसा ना होने की वजह से क्या हो सकता है? आपका बिजनेस रुक सकता है, आपका कमिटमेंट, सप्लाई का कमिटमेंट भी रुक सकता है। सप्लाई का कमिटमेंट रुकने की वजह से फिर जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो आपको मे बी अगला ऑफर ना दे। करेक्ट है। सो इनएडिक्वेट फाइनेंस और ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एक्सरसाइज में, जिनको टैकल करना थोड़ा मुश्किल है। बाकी प्रॉब्लम्स को टैकल किया जा सकता है, लेकिन स्मॉल इनएडिक्वेट फाइनेंस, तो ये तो प्रॉब्लम आपको पता ही है। Then problem of raw material. Another major problem of small scale industries is inadequate supply of raw materials. Due to that, SSI have to compromise on the quantity and quality of raw material or pay more price to good quality of raw material. So raw material नहीं मिल रहा है तो फॉर एग्जांपल जैगरी, हमने देखा था जैगरी का एक एग्जांपल गूगल पे कि उसको प्रोडक्शन करने में टाइम कितना लगता है, उसके इनपुट्स क्या क्या है। लेकिन अगर मान लो जैगरी प्रोडक्ट करने वाले लोगों को जो शुगर केन है वो मिल नहीं रहा है, या मिला तो भी खराब क्वालिटी का मिला, तो क्या उनके प्रोडक्शन के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा? आएगा। सो रॉ मटेरियल ठीक से नहीं मिला, अवेलेबल क्वांटिटी जो उसकी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, या क्वांटिटी तो मिल गई लेकिन क्वालिटी नहीं मिली। सो क्वांटिटी एंड क्वालिटी है ना, बोथ शुड गो इन टेंडम। अगर क्वालिटी है क्वांटिटी नहीं है, क्वांटिटी है क्वालिटी नहीं है, तो भी आपका आउटपुट जो है उसके ऊपर इफेक्ट आने वाला है इसका। देन लेबर प्रॉब्लम। Most of the small scale industries recruit unskilled and semi skilled workers on daily wages. करेक्ट, क्योंकि फुल्ली स्किल्ड आएंगे तो वो इतना पैसा चार्ज करेंगे कि आपके पास में उतना पैसा देने के लिए होगा नहीं। दिस क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ लो लेबर प्रोडक्टिविटी, हायर absenteeism and poor job commitment. The wages are low due to financial limitations which turn into labor dissatisfaction and increase labor turnover. What is labor turnover? जनरली क्या होता है, टर्नओवर ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? टर्नओवर मतलब बिजनेस का जो सेल, बिजनेस का जो रेवेन्यू है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए। बट व्हाट इज लेबर टर्नओवर? लेबर टर्नओवर का मतलब हो रहा है कि आपके मान लो 100 एम्प्लॉइज थे, उसमें से 30 लोग छोड़ दिए, फिर उन 30 को भरने के लिए आपने नए लोगों को ज्यादा पैसा देके हायर किया, ठीक है। फिर उन 30 ने फिर 6 महीने में छोड़ दिया, फिर उनको लेके आए। सो जब टर्नओवर बढ़ते जा रहा है ना, बार बार इन प्लस माइनस, ये जब बढ़ते जाएगा तो आपके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। एट्रिशन रेट हम इसको बोलते हैं कि कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं हर साल, 20%, 15%, 10%, जो अच्छा नहीं है। Improper shifts and lack of job security makes employment in small scale industries unattractive, and a talented workforce does not opt for such job. कि भाई अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में मैं जाऊंगा भी, और अगर मान लो वहां पे 3 साल 4 साल काम करूंगा, लेकिन जो कमिटमेंट मुझे एम्प्लॉयर ने दी थी वो पूरी नहीं हुई तो, या फिर जॉब सिक्योरिटी कि 4 साल बाद में कंपनी बंद पड़ गई तो फिर मैं क्या करूंगा? तो ये जो डर है एम्प्लॉयज के बीच में, ये डर भी कहीं ना कहीं रीजन है लेबर प्रॉब्लम का। देन है मार्केटिंग प्रॉब्लम। मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एज इट जनरेट्स रेवेन्यू।
सो कंपनी के लिए कॉस्ट इंपॉर्टेंट है या मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है? कंपनी किन एम्प्लॉयज को ज्यादा सेटिस्फाई रखी है, जो लोग कंपनी को पैसा बना के दे रहे हैं या जो लोग कंपनी के कॉस्ट है? प्रेशर सबसे ज्यादा होता है रेवेन्यू बना के देने वाले लोगों पे, लेकिन उतना पैसा भी उन लोगों को फिर मिलता है। कॉस्ट टू कंपनी जो लोग है वो कौन है? कंपनी के इंटरनल, जैसे फाइनेंस टीम हो गई, अकाउंट्स टीम हो गई कंपनी की, या कोई कंपनी की इंजीनियरिंग टीम होगी जो कोई सेपरेट वैल्यू ऐड नहीं कर रही है इन जनरेटिंग रिवेन्यू। ठीक है। सो मार्केटिंग प्रॉब्लम, effective marketing of goods requires a thorough understanding of the customer's needs and requirement. In most cases, marketing is a weaker area of small industries. The SSIs have to depend excessively on middlemen who at times exploit them by paying low prices and delayed payments. Further, direct marketing may not be feasible for small business firms as they lack necessary infrastructure. So, as ads करने में पैसा तो बहुत खर्चा होता है। So, ये लोग क्या करते हैं फिर? जो एजेंट्स होते हैं, जो मिडल मैन होते हैं, उन लोगों को अपना माल देता है कि आप जाके इसको प्रमोट करो, फिर हम आपको कमीशन देंगे। तो फिर क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को यहाँ पे मिडल मैन के सामने झुकना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से मार्केटिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। देन है प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट तो देखो यार, बिल्कुल जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इंडस्ट्रीज में, प्राइमरी इंडस्ट्री, फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री, टेरिटरी इंडस्ट्रीज। सो ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, याद आ रहा है कुछ? 11th क्लास में ही आपको पढ़ना है सब कुछ। सो ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का पर किलोमीटर का जितना आपका खर्चा हो रहा है वो आपके गुड्स में आप ऐड करोगे ताकि आपको एक्चुअल प्रॉफिट मिले। सो मान लो अगर आपका प्रॉफिट पर आइटम बच रहा है 20 रुपए और ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ रहा है आपका 10 रुपए, तो 50% तो ट्रांसपोर्ट खा गया, करेक्ट? और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी नहीं हो रहा तो आपको 15 रुपए भी लग सकता है पर आइटम, पर किलोमीटर। सो ट्रांसपोर्टेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। भले ही आज इस प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता है बिकॉज देयर आर आल्सो वेरियस कॉम्पिटिटर्स इन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इटसेल्फ। सो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज नेसेसरी फॉर एसएसआईज टू स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल आ रहा है बिजनेस में, अगर कोई ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो जो रॉ ग्लास आ रहा है उसका ट्रांसपोर्टेशन है, उसका इंश्योरेंस है, फिर फिनिश प्रोडक्ट बनाने के बाद में जो भेजना है कस्टमर्स को उसका फिर से ट्रांसपोर्टेशन है। So due to lack of transport facility, it is difficult to transfer raw material from market to factory and finished products from factories to consumers. So ये difficult बन जाता है, या तो difficult नहीं भी बने तो पैसा ज्यादा देना पड़ता है उनको। ठीक है। सो ट्रांसपोर्टेशन काफी अच्छा प्रॉफिट खा जाता है आपका। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो इंश्योरेंस उतना नहीं खाएगा आपका, इंश्योरेंस आप करवाओगे, पूरा आपका स्टॉक का इंश्योरेंस करवाओगे, सो वो वन टाइम चार्ज लगेगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन जो है ना आपको हर बार लगता रहेगा। सो अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी विथ रीजनेबल कॉस्ट मिलना बहुत जरूरी है। देन सिकनेस, prevalence of sickness in small industries have become a point of worry to both policy makers and entrepreneurs. The cause of sickness are both internal, external. Internal problems include lack of skilled and trained labor, lack of managerial marketing skills, and external problems include delayed payment, shortage of working capital, inadequate loans, and lack of demand for their products. So ये sickness मतलब क्या है? बिजनेस सिकनेस, आपकी पर्सनल बीमारी की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। इंटरनल, एक्सटर्नल, माल बेचते जा रहे हैं क्रेडिट पे, परचेस करते जा रहे हैं कैश में, तो क्या बिजनेस में वर्किंग कैपिटल बचेगा? नहीं बचेगा। और जो क्रेडिट पे माल बेचा है उसका रिकवरी भी ठीक से नहीं आ रहा है। सो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज का पेमेंट हर महीने का अगले महीने के 15, 20, 25, कभी कभी तो एक एक महीना लेट हो रहा है। तो क्या वो एम्प्लॉयज टिकेंगे आपके बिजनेस में? नहीं टिकने वाले। सो ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लेबर भाग जा रहा है। और अगर लेबर भाग गया तो फिर आपको वहां पे रिप्लेस करना तो बहुत जरूरी है, रिप्लेसमेंट नहीं हुआ तो फिर आपका सीधा इम्पैक्ट आपके आउटपुट पे आएगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ये काफी बड़ा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि जैसे हम लोग बोलते हैं कि किसी एक के जाने से कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, करेक्ट, वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है ना तो वहां पे कुछ 4-5 लोगों के ऊपर ही ये काम चल रहा होता है। सो वहां से एक आदमी पे अगर चला जाएगा तो पूरा इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे आ सकता है। ओके। Then power shortage and irregular supply, higher cost of power acquisition, load shedding, frequent power cuts, irregular supply of power, voltage fluctuation, rising power charges badly affect the productivity. So जो बिजनेस एकदम 2%, 3% मार्जिन पे काम कर रहा है, ठीक है, अब हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के रेट जो है थर्ड फेज के बढ़ गए, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो 2-3% का आपका मार्जिन है पूरा का पूरा उसमें जा सकता है, क्योंकि आपका कंटिन्यूस अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। शुगर फैक्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है? पावर इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना?
तो पावर शॉर्टेज और इरेगुलर सप्लाई मान लो डिमांड आपको पूरी करनी है अगले 15 दिन में, और 5 दिन तो आपका ऐसा पावर कट हो रहा है जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। फिर वर्क इन प्रोग्रेस कब बनाओगे, फिर फिनिश गुड्स कब बनाओगे, कब बेचोगे? सो पावर शॉर्टेज एंड इरेगुलर सप्लाई, हालांकि आजकल ये प्रॉब्लम कम हो चुकी है, जितनी पहले थी उतनी नहीं है, आजकल ये प्रॉब्लम काफी कम हो चुकी है, बट इसको पूरी तरीके से इरेडिकेट नहीं किया गया है। देन ग्लोबल कंपटीशन, कंपटीशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आजकल सब लोग मार्केट में घुस रहे हैं। छोटे मोटे जो भी बिजनेस है, पर्ल फार्मिंग हो, वर्मी कंपोस्ट हो, ना जाए कितने सारे बिजनेसेस है जिसमें हर हर किसी को उसमें पैसा दिख रहा है कि हाँ इसमें पैसा बन सकता है। यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं, हाँ यहाँ इसमें तो पैसा बन सकता है, चलो ये बिजनेस करते हैं। फिर बिजनेस शुरू करने के बाद प्रॉब्लम्स मालूम पड़ते हैं और फिर लॉसेस कर बैठते हैं। तो जो कंपटीशन है वो कट थ्रोट कंपटीशन है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कट थ्रोट कंपटीशन की वजह से आपका अगर 1% भी प्राइस ज्यादा होगा तो कस्टमर भाग जाएगा, ठीक है, दूसरे के पास में जाके वो चीज को खरीदी करेगा। So apart from problems stated above, small businesses are facing problems on context of liberalization, privatization, and globalization (LPG) policies being followed by several countries across the world. LPG आगे पढ़ेंगे, LPG में क्या क्या लिखा है, व्हाट इज लिबरलाइजेशन, क्या इंडिपेंडेंस मिला है आपको, प्राइवेटाइजेशन की पब्लिक कंपनीज को प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट किया गया, देन ग्लोबलाइजेशन, पूरे वर्ल्ड में आपकी लिस्टिंग हो रही है, पूरे वर्ल्ड में आपका बिजनेस चल रहा है। सो एलपीजी पॉलिसी आगे पढ़ेंगे और 12th में भी आपको है ये। बट अभी जो कंपटीशन है कि आपके देश में चाइना वहां से आके यहाँ माल बेच रहा है आपसे कम रेट में, कैसे कॉम्पीट करोगे उसको? करेक्ट, सब कुछ आपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया, लेकिन आपका प्राइस एक प्रोडक्ट का 20 रुपए और चाइना माल का प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपए है। तो क्या अब कस्टमर परचेस करेगा? कस्टमर जब प्रोडक्ट परचेस करता है तो वो देखता है कि आपने कितनी मेहनत की है, क्या क्वालिटी का मटेरियल यूज किया है और कैसे बनाया है। उसको तो बस अल्टीमेटली क्या चाहिए, प्राइस, ठीक है। सो ग्लोबल कंपटीशन, तो इसको एक बार रिवाइज करते हैं। ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, पुरानी मेथड्स की वजह से इनएडिक्वेट फाइनेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैसा नहीं होता है कंटिन्यूस, जब चाहिए तब नहीं मिलता है, इसकी वजह से बिजनेस पीछे रह रहा है। रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम्स है, लेबर प्रॉब्लम्स है, मार्केटिंग प्रॉब्लम्स है, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स है, सिकनेस, पावर शॉर्टेज एंड इरेगुलर सप्लाई, ग्लोबल कंपटीशन। इसमें मेन आपको अगर लिखना है तो क्या है, देखो इनएडिक्वेट फाइनेंस, ठीक है, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सो कैपिटल इज इनएडिक्वेट फाइनेंस, फिर है लेबर प्रॉब्लम, ओके, देन मार्केटिंग प्रॉब्लम, मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हो, और ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर आप लिख सकते हो पावर शॉर्टेज एंड ग्लोबल कंपटीशन। 5 से 6 पॉइंट्स भी लिखोगे ना तो भी मार्क्स मिल जाएंगे फुल। देन स्टेप्स इन सेटिंग अप अ स्मॉल स्केल बिजनेस, स्मॉल स्केल बिजनेस को सेट करे कैसे? स्मॉल स्केल बिजनेस प्रोवाइड्स मोर इंडिपेंडेंस देन लार्ज स्केल बिजनेस, एंड थ्रू दिस टाइप ऑफ बिजनेस वन कैन फुलफिल देयर ड्रीम टू बिकम एंटरप्रेन्योर। सो हर कोई तो बिल्कुल एकदम 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ का एंटरप्रेन्योर तो नहीं बनने वाला। स्मॉल लेवल पे 2 करोड़ 5 करोड़ तक भी आप अगर पहुंचते हो तो वो आपके लिए तो काफी अच्छी अचीवमेंट है ना। सो वन कैन सेट अप स्मॉल स्केल बिजनेस बाय फॉलोइंग सिंपल स्टेप्स विच आर एज फॉलोज। तो देखो स्टेप्स काफी सिंपल है, प्रैक्टिकली जब करने जाओगे ना तब मालूम पड़ता है कि डिफिकल्टीज कितनी है बिजनेस करने में। ये किताब में लिख दिया सिंपल तो क्या सिंपल हो जाएगा बिजनेस, ऐसा ऐसा नहीं है ना। तो हम लोग फिर यहाँ क्यों बैठते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं ना बिजनेस। सबके बस की तो बात होती नहीं है वो, लेकिन आपके एक नॉलेज पर्पज के लिए होता है कि कैसे क्या स्टेप्स है जिससे स्मॉल स्केल बिजनेस सेट हो सकता है। देखिए डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया, है ना। सबसे पहले सोचो, अभी हम लोग मान लो बिजनेस करने वाले हैं, सब क्या सोचेंगे, सबसे पहला सवाल क्या आएगा कि किस बात का बिजनेस करोगे, किस चीज का बिजनेस करोगे, है ना। वन नीड टू प्रिपेयर द डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर द स्मॉल स्केल बिजनेस वन वांट्स टू सेटअप, कि किस बात का आपको बिजनेस करना है। इट इज नेसेसरी टू डिसाइड वेदर वन विशेस टू सेटअप अ कॉर्पोरेशन, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, कि भाई खुद का कंपनी खोलना है या प्रोप्राइटरशिप करना है, मतलब सोल प्रोप्राइटर जो कंपनी नहीं चला रहा है, या पार्टनरशिप किसी के साथ में मिलके, कोई दोस्त है जो पैसा लगाने के लिए रेडी है, आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, तो पार्टनरशिप बना के चल रहा है। The potential entrepreneur has to analyze his strength, weakness, okay, opportunities, threats, वहां पे नहीं दिया है, deciding for entrepreneurship career. This analysis helps in knowing what type and size of business would be the most suitable. So देखो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, जब भी आपको, आप खुद सोचो ना, अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं आपको बोलता हूँ कि आपको बिजनेस सेट करना है, सबसे पहला सवाल क्या आएगा कि मैं क्या बिजनेस करूँ। जैसे अभी मान लो फॉर मैं ये यूट्यूब के वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो मुझे मालूम है चलो मेरे को एक लैपटॉप की जरूरत है, और ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी जरूरत है, थोड़ा बहुत एक छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, बस वीडियो रिकॉर्ड करो डालते जाओ यूट्यूब के ऊपर। सो ये मैंने सोचा। अब आप सोच रहे हो, आपको फॉर एग्जांपल मान लो आपको लगता है स्टार्टअप वगैरह का करियर अच्छा चल रहा है आजकल, या फिर ब्लॉग्स, है ना,
रिटर्न ब्लॉक्स जो होते हैं। सो आप सोच रहे हो कि नहीं, आपको एक वेबसाइट बनानी है जिसमें आप कुछ इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स बनाओगे और वहां पे लिखोगे और फिर उसको अपलोड करोगे और फिर जो गूगल की एड्स आएगी उससे आप पैसा कमाओगे। ये आपका सोचना है फॉर डिजिटल बिजनेस। या अगर कोई नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस आपको अगर करना है तो आप सोच रहे हो कि नहीं, मुझे बाइसिकल के जो पार्ट्स होते हैं ना, वो पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने का बिजनेस करना है। सो पार्ट्स आएंगे कहाँ से? बेसिक पार्ट्स। फिर उसमें आपको असेंबलिंग कहाँ करनी है, कितना खर्चा आएगा, फिर आप बेचोगे किसको, उसकी डिमांड कितनी है, ये सब कुछ आप एनालाइज करोगे ना। तो सबसे फर्स्ट स्टेप इज विच बिजनेस यू वांट टू सेटअप। देन है study of business environment. Okay, before setting up an industry, it is always essential to study and understand the prevailing business environment in which they operate, particularly industrial policy, economic policy, licensing policy, legal environment, technological environment. The environment impacts a lot in setting up a proper industry. So industrial policy कि उस इंडस्ट्री की पॉलिसी क्या है। देखो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी अब ये हर बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होगी जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होती है। इकोनॉमिक पॉलिसी, लाइसेंसिंग पॉलिसी की, अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई लिकर मैन्युफैक्चर कर रहा है, लिकर प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको लाइसेंसिंग कितने सारे लेने पड़ेंगे? काफी सारे लेने पड़ेंगे। वो इतना आसान है क्या? नहीं है ना। लेकिन वही अगर कोई फॉर एग्जाम्पल मिल्क मैन्युफैक्चरिंग का कर रहा है काम, कि उसको मिल्क पास्चराइज करके बेचना है, या ऐसे ही जो डेयरीज में जो मिल्क आता है वो करना है, तो उसकी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट कम होगी। लीगल एनवायरनमेंट, दारू बेचने का काम कर रहा है तो लीगल एनवायरनमेंट क्या होगा? बहुत स्ट्रिक्ट होगा ना। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, अब आपको अगर कोई स्पेयर पार्ट बनाना है तो उसमें अभी टेक्नोलॉजी क्या है? आपको बनानी है पावर बैंक। सो पावर बैंक बनती कैसे है, उसका पहले एनालिसिस करोगे, फिर उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, कहाँ से आती है वो पावर बैंक। सो जैसे इंडिया में अगर मान लो कोई पावर बैंक 2000 की मिल रही है, लेकिन चाइना वो पावर बैंक को बनाता 200 रुपए में ही है सिर्फ, और बेचता इंडिया में 2000 में, और इंडियन कंपनी उसको बेच रही है 4000 में, और इंडियन कंपनी की कॉस्ट है 2000। तो आप बताओ, जिस रेट में चाइना इंडिया में बेच रहा है उस रेट में तो हमारी कॉस्ट आ रही है। सो आप इसका एनालिसिस करोगे ना कि कैसे बिजनेस वो लोग कर रहे हैं। सो आप क्या करोगे इसमें? सबसे पहले अगर आपको पावर बैंक का बिजनेस सेटअप करना है तो मार्केट का एनालिसिस करोगे कि किस किस कंपनी की पावर बैंक चल रही है, कितना कस्टमर ऐसा है जो कंपनी की खरीदना चाहता है, कितना कस्टमर ऐसा है जो चालू माल भी खरीदने के लिए रेडी है ना। चाइना माल चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, ठीक है। फिर उसमें आप लोग क्या करोगे, और प्राइसिंग क्या क्या है इसकी, कि 800 वाला कितने लोग खरीदे, 1000 वाला कितना लोग खरीदे, 1500 वाला कितना लोग खरीदे। फिर आप अपनी कॉस्ट निकालोगे कि अगर मैं ट्रेडिंग करने का बिजनेस करता हूँ, कि मैं बाहर से लेके आऊंगा और इधर बेचूंगा, सिर्फ मेरे को मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। और अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग करके फिर बेचता हूँ खुद का ब्रांड बना के, तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। सो ये सारा एनालिसिस करते हो तो आपको इकोनॉमिक पॉलिसी, कंपनी की लीगल एनवायरनमेंट के, उसके जो भी लीगल मैटर्स होंगे उसके रिलेटेड आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, नो हाउ कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ ए बिजनेस एनवायरनमेंट ये इंपॉर्टेंट है। देन सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, अब अपने एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर, एनवायरनमेंट का स्टडी कर लिया, बिजनेस एरिया जिसमें आपको काम करना है वो सिलेक्ट कर लिया। आप सिलेक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, वन नीड्स टू डिसाइड द प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चर और सर्विस टू ऑफर। while choosing the product or service which one wants to offer, one must conduct a good market research and learn about prevailing competitions in the market. So है ना, कुछ कंपनीज है जो मार्केट रिसर्च करने का काम करती है। आपका काम क्या है? आपको जो भी बिजनेस करना है उस प्रोडक्ट के बारे में उनको जानकारी दो कि मुझे ये बिजनेस करना है। फिर वो कंपनीज क्या करेगी, वो कंपनीज आपको कुछ दिनों में उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के देगी, मार्केट रिसर्च। उसके लिए वो चार्ज करेगी ऑब्वियसली। जैसे वैल्यूएटर्स होते हैं ना, जैसे आपको प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना है, सो वैल्यूएटर क्या करता है, आपकी प्रॉपर्टी को विजिट करता है, उसका एरिया नापता है, फिर आजू बाजू की प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है वो देखता है, ऐसे करके एक लंबा चौड़ा रिपोर्ट बना के देता है वो, ठीक है। सो वैसे ही क्या होता है, मार्केट रिसर्च करने वाले लोग क्या करते हैं, जिस भी प्रोडक्ट का, मान लो आपको चार्जर बनाना है, ठीक है, या आपको मोबाइल मैन्युफैक्चर करना है, सो उस पर्टिकुलर चीज के बारे में वो लोग रिसर्च करते हैं, कस्टमर्स के ओपिनियंस भी लेते हैं, और फिर वो मार्केट रिसर्च करके उसका एक रिपोर्ट बनाते हैं, और फिर वो रिपोर्ट आपको शेयर करते हैं, तो उसका वो लोग फीस लेते हैं। सो ये मार्केट रिसर्च आप खुद भी कर सकते हो, या ये मार्केट रिसर्च आप किसी और को आउटसोर्स भी कर सकते हो। ओके। देन सिलेक्शन ऑफ प्लेस, कि कहाँ, अब मुंबई में बिजनेस करना, पुणे में बिजनेस करना और कोल्हापुर में बिजनेस करना, क्या सब जगह बिजनेस करना सेम होगा? कॉस्ट सब जगह सेम लगेगी? बिल्कुल नहीं, सब जगह अलग अलग लगेगी। मुंबई में सबसे ज्यादा लगेगी क्योंकि यहाँ पे जमीन के रेट ही इतने हैं। रेंट पे भी अगर लोगे आप तो भी आपको पैसा
खर्चा करना पड़ेगा काफी सारा, ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर कॉस्ट विल बी इन रेंट ओनली। देन पुणे में करोगे तो थोड़ा कम खर्चा आएगा मुंबई से, लेकिन कोल्हापुर से ज्यादा आएगा, और कोल्हापुर में करोगे तो सबसे कम आएगा, करेक्ट। फिर उससे भी और कोई नीचे होगा तो वहां पे भी आप करोगे। सो सिलेक्शन ऑफ अ प्लेस, वन नीड्स टू चूज अ लोकेशन टू सेट अप स्मॉल स्केल बिजनेस। जैसे मान लो अभी मुंबई में उल्लासनगर है, यूएस है, जिसको बोलते हैं उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन, वहां से जो मैन्युफैक्चर हो रहा है माल वो पूरे देश में जा रहा है। सो यहाँ पे बहुत पहले से वो चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग, पूरे फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। फिर उसको लॉट में बेचा जा रहा है। सो अगर आप जहाँ पे भी रहते हो, आपको मैन्युफैक्चरिंग में घुसना ही नहीं है। आपको करना क्या है, यहाँ आना है, यहाँ से जितने भी लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनके गुड्स को टेस्ट करना है कि हाँ ये कौन सा अच्छा है, और फिर आपको लॉट में परचेस करना है और आगे लॉट में बेचना है, करेक्ट। सो कहाँ बेचना है ये इंपॉर्टेंट है, और कहाँ आपका प्लान सेट करने वाले हो आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। यू शुड फर्स्ट डिसाइड what you want to become, a trader or a manufacturer, ठीक है। So while choosing the location, factors such as nearness to market, sources of availability of raw material, labor, transportation services, modern infrastructure facilities and other things are considered. Location determines the success or failure of industries, ठीक है। Selection of technology, to manufacture any item technology is used. Entrepreneur should possess information of all available technologies and its suitability. It will be also useful to determine the need of money, material and equipment to be installed. So टेक्नोलॉजी कौन सी सिलेक्ट करनी है, टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करना भी है आजकल, चॉइस तो है बट नीड भी है। चॉइस और नीड में डिफरेंसेस है। सो हो सकता है कि आप जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो वो आउटडेटेड है, और मार्केट में जो कॉम्पिटिटर्स है वो आपसे अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। सो यू आर बाउंड टू यूज दैट अच्छी वाली टेक्नोलॉजी, ठीक है। देन बिजनेस प्रपोजल, प्रोजेक्ट अप्रेजल मीन्स द असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। It is a technique for analysis of a scheme or project while preparing to set up an enterprise. The entrepreneur has to appraise the project carefully from economic, financial, technical, market, social and managerial point of view. कि जिस प्रोजेक्ट को आप लगाने जा रहे हो वो इकोनॉमिक, सबसे पहले इकोनॉमिकल है क्या, है ना। ऑब्जेक्टिव, हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट बनाना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक, और फिर नॉन इकोनॉमिक सारे आते हैं आपके। फर्स्ट क्या आता है, इकोनॉमिक, इफ यू आर अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस या प्रॉफिट ओरिएंटेड, ठीक है। देन फाइनेंशियल, टेक्निकल, मार्केट, सोशल, जो जो भी ऊपर पड़ा फाइनेंशियल, टेक्निकल, मार्केट, उन सबको यहाँ पे समराइज कर दिया इन लोगों ने। देन फाइनेंस, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एंटरप्राइज। So the next big step is to arrange for finance. No business can be created with zero capital. कुछ ना कुछ तो कैपिटल लगेगा। यूट्यूब पे बस वीडियो देख लिए होंगे आपने कि बिना बिना किसी पैसे का बिजनेस शुरू करे तो क्या शुरू हो जाएगा बिजनेस, नहीं। मिनिमम कुछ तो पैसा लगेगा, कम से कम 10,000 रुपए तो लगेंगे, राइट। इफ वन डजंट हैव इनफ फाइनेंस देन द बेस्ट वे इज टू बोरो फ्रॉम आउटसाइड, कि भाई लोन लो, बिजनेस करो, प्रॉफिट कमाओ, इंटरेस्ट भरो, बचाओ प्रॉफिट, घर ले जाओ, ठीक है। फाइनेंस, registration, it is always worthwhile to get until registered with the unit registered with the government. The entrepreneur has to obtain prescribed application form from district industries center, DIC, जिसको हम लोग बोलते हैं। After having duly filled in the application form, he has to submit the application with all relevant documents in the local DIC. ये थोड़ा ऑपरेशनल पार्ट है। DIC का आपको हम क्या करेंगे, एक बार गूगल पे दिखाएंगे कि ये फॉर्म वगैरह क्या क्या होता है और किसको भरना होता है और कहाँ ये सबमिट होता है। एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस आर अरेंज्ड। फॉर एग्जांपल, अभी आपने फाइनल कर लिया कि हाँ मेरे को ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, इसकी डिमांड मार्केट में। सो क्या क्या लगेगा आपको, जगह लगेगी, उसको फाइनल करोगे, रेंट एग्रीमेंट बनाओगे, रेंट पे लोगे। फिर क्या करोगे, लेबर्स, अनस्किल्ड कितने लगेंगे, सेमी स्किल्ड कितने लगेंगे, फुल्ली स्किल्ड कितने लगेंगे, करेक्ट। फिर वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा, रोज के रोज लेबर को जो पेमेंट करना है वेजेस, उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट डिटरमाइन करनी पड़ेगी, करेक्ट। सो एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज कितना एक लाइन में लिख दिया है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है बिजनेस में, प्रैक्टिकल स्टेप है बिल्कुल। देखो क्या लिखा है इसमें, फिजिकल रिसोर्सेज, अरेंजमेंट ऑफ पावर एंड सप्लाई, पावर एंड वाटर सप्लाई एंड स्टाफिंग। Physical resources, this include allocating space for different operation and choosing production methods. One is required to purchase machinery, hire employees and workers for different departments, okay. Then arrangement of power and water supply. The sites where the enterprise will be located should either have adequate power connections or it should be arranged
the entrepreneur can calculate a total power requirement and determine the nearest pole from which power will be available for business, as it can materially affect the installation cost. Okay, so power supply, electricity कहाँ से ले सकते हो, कितना ले सकते हो और कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, ये आपको बताना पड़ेगा ना एमएससीबी को, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को. देन स्टाफिंग. Once machines are installed, the need of manpower arises to run them. So the quantum and type of manpower are to be decided. The sources of getting desired labor is also important. This follows the recruitment, training and placement. ठीक है. So actual arrangement of resources, physical resources की आपको जगह डिटरमाइन करनी पड़ेगी जहाँ पे बिजनेस करना है. देन अरेंजमेंट ऑफ पावर एंड सप्लाई एंड देन स्टाफिंग. देन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट. मान लो आपने प्रोडक्ट बना तो दिया, अच्छा बनाया, लेकिन अब उसका मार्केटिंग ढीला है, तो क्या कंपनी प्रॉफिट में होगी या लॉस में होगी? कंपनी लॉस में होगी. लेकिन वही बहुत से लोगों का मार्केटिंग बड़ा तगड़ा होता है, लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी वो प्रॉफिट में है. क्यों? क्योंकि नए नए कस्टमर्स आते जा रहे हैं. पुराने कस्टमर जिन्होंने यूज किया मे बी वो फिर से यूज ना करें, बट नए नए बकरे तो बनते जा रहे हैं ना. सो मार्केटिंग जिसका तगड़ा है ना, वही प्रॉफिट कमा रहा है, क्योंकि उसका मार्जिन भी भले ही कम होगा, लेकिन माल तो बिक रहा है. So production is the next step. Once the small scale industry started, marketing is the most important activity as far as the entrepreneurial development is concerned. Marketing and business advertising form next step of setting up small scale business. Online business directories and various traditional forms of advertising can gain exposure for business. So क्या आज सिर्फ ट्रेडिशनल फॉर्म से एड्स हो रही है, ऑनलाइन एड्स भी हो रही है. कस्टमर तक बस पहुंचना है. अब कस्टमर किस मोड पे है वो इंपॉर्टेंट है. अब होर्डिंग्स लगाना या क्या बोलते हैं पैम्पलेट्स बांटना, ये इंपॉर्टेंट है, या कस्टमर के मोबाइल में यूट्यूब कंटिन्यूस चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, वहां पे ऐड जाना जरूरी है, ताकि उसके दिमाग में वहां पे वो चीज हैम्पर करे. करेक्ट. देन रिव्यू और फीडबैक फॉर फ्यूचर चेंजेस. पीरियोडिकल मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन नॉट only of market but also production quality and profitability help in knowing where the firm stands in comparison to the performance envisaged in the business plan. या फिर कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी हम लोग कर सकते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कहाँ पे है और हम लोग कहाँ पे हैं. इट ऑल्सो आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर ग्रोथ. इट कैन बी कंक्लूडेड दैट सेटिंग अप स्मॉल स्केल बिजनेस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क एंड नॉट ऑल्सो इवन सिंपल टास्क भी. ठीक है, मतलब डिफिकल्ट नहीं है ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, नहीं तो हर कोई कर लेता. The steps to set up small scale business are simple and easy than large scale business. हाँ, large scale business के कंपैरिजन में काफी इजी है. So if one wants to set up business, one can surely go for it. If it is profitable, easier helps in growth of economy of the country. फिर है activity. Go to your local market where agro-based products are sold. Prepare a list of few products and ask questions and discuss with sellers on the basis of following points. From where have they brought product, homemade or not? Okay. What are the problems related with raw material transportation? Whether they are happy with present profit. What are their expectation from government and local market? So activity आपको करनी है. For example, अभी एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट आपने कई बार सुना होगा, ये जो पंप्स वगैरह बनाते हैं ना, एग्रीकल्चरल यूज के लिए जो पंप्स लगते हैं, या एग्रीकल्चर में काफी सारा हार्डवेयर का सामान लगता है. सो उसकी जो दुकानें होती है वो कहाँ पे होती है? जनरली सिटी में भी होती है, लेकिन विलेज साइड में भी एक बड़ी दुकान आपको देखने मिलेगी ऐसी चीजों की. सो उनको जाके पूछिए कि ये माल लाते कहाँ से हैं, इसका यूज कितना हो रहा है, और इनका क्या बोलते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशो. चलो ठीक है, डेटर्स टर्नओवर रेशो तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, बट कितना माल कितने दिन में बिकता है, प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. करेक्ट. फिर है समरी. समरी देखो इन्होंने इतनी मस्त बना के दी है ना पॉइंटर्स में, बिल्कुल यहाँ पे आपको वो खुद ही बोल रहा है ये पॉइंट्स पर ध्यान में रख लो, और फिर इसके ऊपर जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो और लिख के आओ. लेकिन आपकी लैंग्वेज में आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि पूरी लेमैन लैंग्वेज होनी चाहिए, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, और आप जो कहना चाह रहे हो, जो इस चैप्टर का इंटेंशन है, वो आपके रिटर्न लैंग्वेज में दिखना चाहिए. ओके. सो इंट्रोडक्शन में देखा था हम लोगों ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्लेज वाइटल रोल इन रूरल इंडिया बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. प्रॉब्लम ऑफ रूरल इकोनॉमी आर इंटर रिलेटेड विच आर मोस्टली सॉल्व बाय स्मॉल बिजनेसेस. इन शॉर्ट, स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज is highly labor intensive, requires less capital but generates employment on a large scale and contributes to total export of country. Business is classified into two sectors: manufacturing sector, services sector. Okay, समझ लिए. मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग ट्रेडिंग भी. इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जॉब अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, रीजनल बैलेंस. ओके, मतलब जैसे अभी
अंबानी साहब तो इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, टाटा कर रहे हैं, लेकिन क्या वो लोग जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से जो गाँव में बैठा हुआ है उसको हेल्प हो रहा है? नहीं। लेकिन गाँव में जो बैठा है उसको हेल्प कैसे हो रहा है? जो उसके गाँव में ही बिजनेस सेटअप किया है, जहाँ पे वो जॉब कर रहा है, उसकी वजह से उसको हेल्प हो रहा है। ठीक है, सो रीजनल बैलेंस क्रिएट हो रहा है। इंक्रीज कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ, लो कॉस्ट, रीजनेबल प्राइस, मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वहीं से यूज करके आप आउटपुट बना रहे हो। ठीक है, रिड्यूस माइग्रेशंस, सपोर्ट टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर्स। एडवांटेजेस में देखो सेम फिर से, लार्ज एम्प्लॉयमेंट, लेस कैपिटल, यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज, इंक्रीजेस इंडस्ट्रियल आउटपुट, एक्सपोर्ट में लगभग 40% का कंट्रीब्यूशन है, तो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, नए नए एंटरप्रेन्योर्स को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, सो डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर्स, यहीं पे फिर से पॉइंट रिपीट हुआ, तो ऊपर के 7-8 पॉइंट्स तो ऐसे ही रिपीट हो गए। कॉस्ट इफिशिएंसी, अब जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, सो उसमें से एक पॉइंट निकाल लिया कॉस्ट इफिशिएंसी और उसके ऊपर कुछ लिख दिया। देन रिड्यूसेस माइग्रेशन, एज इट इज पॉइंट नीचे, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस, क्योंकि स्मॉल लेवल पे चल रहा है ना, लार्ज स्केल में टाटा को अपना प्लांट शिफ्ट करना क्या आसान है? ये एक प्लांट उसका मान लो वेस्ट बंगाल में लगा हुआ है, उसको पूरा निकाल के अब उनको महाराष्ट्र में शिफ्ट करना है, तो क्या ये इतना आसान है? नहीं, बहुत डिफिकल्ट है ना। लेकिन वही अगर छोटा बिजनेस है जिसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो क्या हो सकता है? हो सकता है। चैलेंजेस बिफोर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है, फाइनेंस की कमी है, प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल है, लेबर का प्रॉब्लम है, मार्केटिंग का प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, सिकनेसेस, पावर शॉर्टेज एंड इरेगुलर सप्लाई एंड ग्लोबल कंपटीशन। फिर है स्टेप्स कि क्या बिजनेस कौन सा करने वाले हो, उस बिजनेस एरिया को डिटरमाइन करो, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करो, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, जो भी एनवायरनमेंट है। फिर सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट कि फाइनली हाँ मेरे को ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, हो सकते हैं ना एक, आप जिस सेक्टर को एनालाइज कर रहे हो उसमें 100 प्रोडक्ट्स हो, उसमें से आपको किस पे काम करना है। देन सिलेक्शन ऑफ प्लेस, फिर टेक्नोलॉजी, फिर बिजनेस प्रपोजल, फिर फाइनेंस कि फाइनेंस किस किस से आएगा, रजिस्ट्रेशन, डीआईसी वाला पॉइंट, देन अरेंजमेंट ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज कि मुझे जगह कौन सी सिलेक्ट करनी है, जहाँ पे रेंट पे लेना है या मेरे को खरीदी करना है, फिर मेरे को पावर सप्लाई कहाँ से आएगा, कितना आएगा, उसका रेट क्या होगा, फिर स्टाफिंग, है ना। देन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड देन रिव्यू और फीडबैक फॉर फ्यूचर चेंजेस। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ा था हम लोगों ने डज नॉट एक्सीड 25 लाख, सो माइक्रो 25 लाख से 5 करोड़ तक स्मॉल, और फिर 5 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक मीडियम। लेकिन यही सेम टू सेम क्या होगा यहाँ पे अभी सर्विस सेक्टर में, इसको करेंगे हम लोग 10 लाख, 10 लाख से 2 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़। तो इसको भी यार याद कैसे रखें, मतलब अगर पेपर में भूल गए, तो आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को याद रखोगे ना, वो एक फॉर्मूला लगाओगे तो आपको सर्विस सेक्टर भी ध्यान में आ जाएगा। सर्विस सेक्टर में लिखा हुआ है 10 लाख और मैन्युफैक्चरिंग में लिखा हुआ है 25 लाख फॉर माइक्रो। सो माइक्रो को 25 लाख को डिवाइडेड बाय 2.5 करोगे तो क्या आएगा सर्विस सेक्टर में 10 लाख, या सर्विस सेक्टर को 10 लाख को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइक्रो में 25 लाख। सो कोई भी एक ध्यान में रखो, डिवाइड बाय 2.5 करो, आप सर्विस सेक्टर में आ जाओगे। फिर सेम टू सेम 2.5 से आपको नीचे में डिवाइड करना है, मोर देन 25 लाख, लेस देन 5 करोड़। सो 25 को 2.5 से डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा, 5 को 2.5 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, करेक्ट। फिर 10 को 2.5 से डिवाइड करोगे, 10 को मोर देन 5 करोड़ से, डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ से, यहाँ पे फिर से 2.5 से डिवाइड करो 5 को, कितना आएगा 2। लेकिन 10 करोड़ से एक्सीड हो रहा है और 5 करोड़ से एक्सीड हो रहा है, इसको ध्यान में क्यों रखना है आपको, क्योंकि मोर देन 5 करोड़, मोर देन 2 करोड़ लिखा हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको ध्यान में किस बात को रखना है, 10 करोड़ और 5 करोड़। लेकिन यहाँ पे आप अभी 2.5 वाला फॉर्मूला मत लगाना, ओके। सो 25 लाख डिवाइड बाय 2.5 10 लाख, फिर 5 करोड़ डिवाइड बाय 2.5 2 करोड़, फिर 5 से 10 मल्टीप्लाई क्या हुआ है यहाँ पे 2 गुना, मतलब 10 करोड़ के ऊपर। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जो मैन्युफैक्चरिंग का जो बेस लिमिट है 5 करोड़, वो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट है, ऐसा भी ध्यान में रख सकते हो। इसको 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो भी ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। देन करियर अपॉर्चुनिटीज, स्मॉल एंटरप्रेन्योर, स्मॉल इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट, डेयरी प्लांट्स, स्मॉल इंजीनियरिंग यूनिट, लेदर इंडस्ट्रियलिस्ट, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फार्मा प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज, फिर रेफरेंस दिए हुए कुछ, ओके। और फिर है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज को अभी सॉल्व नहीं करेंगे, इसको पूरे लेक्चर्स अलग अपलोड करूंगा हर चैप्टर वाइज, ठीक है। तो ये था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बिल्कुल स्मॉल टॉपिक था, ओके। देन फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं,
फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक इसके 2 टॉपिक्स होंगे आपका, ये पहला और उसके बाद में एक और दूसरा है, और हर इसके है ना कुछ फीचर्स होंगे, इंपॉर्टेंस होंगे, मेरिट्स होंगे, डीमेरिट्स होंगे, ठीक है। ओके, सो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।